नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। आज ईरान वॉर के चलते दुनिया भर का फोकस इजराइल पर है, और इजराइल पर है तो वहां रहने वाले ज्यूज यानी कि यहूदियों और उनमें से जो अल्ट्रा राइट विंगर्स हैं अर्थात जायनिस्टों, उन पर भी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका ने कोशिश की ईरान के साथ एक पीस डील हो जाए, लेकिन नेतन्याहू ने एक तरह से उसको खारिज ही कर दिया, और ऐसा लगातार होता आया है। तो हमने सोचा क्यों ना एक क्विक नजर जूइश हिस्ट्री पर डालें, और वो भी यूरोपियन एंगल से, क्योंकि होलोकॉस्ट भी 1930 और 40 के दशक में यूरोप में ही हुआ था, जिसके बाद फिर इजराइल की स्थापना करवाई गई वगैरह वगैरह। तो अंत तक बने रहिएगा। एक सिंप्लीफाइड हिस्ट्री ऑफ ज्यूज एंड द जायनिस्ट इन यूरोप हमारा आज का एजेंडा है। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, साथ बने रहिए, अंत तक काम करते हैं शुरू। यूरोप एंड द ज्यूज, यूरोप और यहूदी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर यहूदी हैं कौन, इनका धर्म क्या है, और अगर ये सब इसी लेवांत क्षेत्र से निकले हैं। कल हमने आपको लेबनान की कहानी बताई थी, और तब बताया था कि बिल्कुल लेवांत के बीचों बीच बैठा है, ब्रिज कंट्री है। तो ये जो पूरा लेवांत का क्षेत्र है, ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों की जन्मभूमि रही है, और इसलिए इनके कुछ कोर बिलीफ्स काफी ओवरलैप भी करते हैं। तो जब हम ज्यूस की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि यहूदियों की, मूल रूप से ज्यूस की परिभाषा अगर आपको देनी है तो ये एक एथनो रिलीजियस पीपल कहलाएंगे। यानी एथनो रिलीजियस का हिंदी में अर्थ होगा नस्लीय धार्मिक समूह। इनकी पहचान उस हिसाब से है, और इनमें भी बहुत सारे रंग हैं। दरअसल आप जब इजराइल की पार्लियामेंट कनेसेट को देखते हैं तो उसमें इतने अलग अलग विचारधाराओं के ज्यूज आपको मिलेंगे, अरब्स भी मिलेंगे क्योंकि वो भी उनके नागरिक होते हैं, कि आप भौचक्के रह जाएंगे कि एक देश में इतनी विचारधाराएं पॉलिटिक्स में कैसे हो सकती हैं। छोटा सा देश लेकिन फिर भी है। तो ये एक एथनो रिलीजियस लोग हैं जो लेवान क्षेत्र के एंशंट इजराइलाइट से खुद को जोड़ते हैं। जूइश आइडेंटिटी धार्मिक हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, एथनिक हो सकती है, हिस्टोरिकल, सब कुछ एक साथ चलता है। हालांकि दुनिया भर की आबादी का ये 0.5% भी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें वैरायटी आपको पूरी मिलेगी। तो ओरिजिन क्या था भैया इनका? जूइश पीपल जो हैं वो ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल किंगडम ऑफ इजराइल और जूडा थे मिडिल ईस्ट के, हम वहां से आए हैं। 3000 साल का हमारा इतिहास है। बढ़िया बात है। इनका धर्म है जुडाइज्म। तो ये जो जुडाइज्म है, यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म और इस्लाम जो है, इन तीनों में जो कुछ बातें बिल्कुल कॉमन हैं, सबसे पहले जो कि अब्राहमिक रिलीजन्स कहलाते हैं, मोनोथीज्म, ओनली वन गॉड, इसको लेके ये बिल्कुल क्लियर हैं तीनों। प्रॉफिट्स का इंपॉर्टेंट, तो जो पैगंबर आते हैं वो संदेश लेकर आते हैं, इसको ये महत्व देते हैं। होली स्क्रिप्चर्स में रेवलेशंस होते हैं, ये उसको महत्व देते हैं। कुछ मॉरल और एथिकल टीचिंग्स होती हैं जो इनकी बिल्कुल पत्थर की लकीर, एटलीस्ट थ्योरी में तो होती ही है। और आफ्टर लाइफ के इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस्लाम में मिलेनियरियलिज्म होगा वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये पूरा अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक टच बेस करना जरूरी था, वो मैंने कर लिया। ऐतिहासिक रूप से इनकी जो कम्युनिटीज के नाम रहे हैं, अश्केनाजी, सफारडी और मिजराही। इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरे गलत हुए हों। लैंग्वेज और कल्चर हिब्रू है, और जो कुछ एश्केनाजी कम्युनिटीज है उनमें यिडिश भी है और लैटिनो, लेकिन हिब्रू ही जो है उनका मेन उत्पत्ति अभी है। आज पूरी दुनिया में यहूदी लोग फैले हुए हैं, और इजराइल और अमेरिका में इनकी सबसे बड़ी कम्युनिटीज हैं। इजराइलीज इन अमेरिका का मेरा वीडियो ग्लोबल अफेयर्स में ही है। इनका प्रभाव अमेरिका में कैसे बना पिछले 80 सालों में, उस पर मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से बताए थे, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपसे मिस हुआ हो तो। ये सीरीज पूरी एक से दूसरी जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ रही है। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ ज्यूज इन यूरोप। दोस्तों,
अगर बिल्कुल सरलता में हम देखें पिछले 2000 साल का इनका इतिहास, तो ये तो प्राचीन रोमन समय से चलते चले आ रहे हैं। और रोम की बात की तो 2200 2300 2400 साल पहले की बात हो रही है, जो इटली के रोम पे केंद्रित पूरा भीम काय साम्राज्य बना था, जो 14वीं 4th 5th 6th सेंचुरी में आते आते तबाह हो गया था। बहुत सारे कारण है, अल्टीमेटली ऑल एम्पायर डिक्लाइन एंड डाई। लेकिन एक बड़ा ही परमिसिव और बहुत ही ताकतवर जो एक समाज था रोमन एम्पायर का, उसमें भी ज्यूस पाए गए। फिर वो पूरे यूरोप में कम्युनिटीज बना के फैल गए। कहां कहां? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, लिथुआनिया, रशिया, एल्सवेयर। अब आप आइए मध्य युगीन यूरोप पे, तो ये तो एंशिएंट टाइम्स की बात हो गई भैया, एकदम प्राचीन समय की। उसके बाद आप सीधे 1000 साल आगे आ जाइए मध्य युग में, जिसको कई बार डार्क एजेस भी कहते हैं, नहीं भी कहते हैं। ज्यूस को हमेशा बाहरी माना गया और उनको लैंड ओनरशिप से, ट्रेड गिल्ड से यानी एसोसिएशन से, सरकारी नौकरियों से, अलग अलग देशों ने, या किंगडम्स ही होते थे तब, देश कहां होते थे, बाहर रखा। अब इसके जो भी मिडिवल यूरोपियंस के अपने पर्सपेक्टिव रहे होंगे, लेकिन ऐसा इतिहास रिकॉर्डेड है। तो कहीं ना कहीं आज इजराइल को भयानक सपोर्ट देने के पीछे ये थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस भी पीछे काम कर ही रहा होगा यूरोपियंस का। इतना परसिक्यूशन होने के बाद भी ज्यूस ने अपने जीवट के दम पे ट्रेड, मेडिसिन, फाइनेंस, फिलोसॉफी, स्कॉलरशिप में लगातार कंट्रीब्यूशन दिया। और जब आप कंट्रीब्यूशंस करते हैं तो स्थानीय कम्युनिटीज भले ही आपसे इनिशियली बहुत ज्यादा रिश्ता ना रखना चाहें, बाद में धीरे धीरे वो आपको मानने लगती हैं। हालांकि 11 to 15 सेंचुरीज ज्यूस को बार बार अलग अलग जगहों से धक्के मार के निकाला गया। इंग्लैंड से 1290 में, स्पेन से 1492 में वगैरह, और इसमें हत्याकांड भी काफी हुए। लेकिन फिर आधुनिक युग आता है, 18 to 19 सेंचुरी। उसके बाद मुक्ति का काल आता है, इमेंसिपेशन। और पश्चिमी यूरोप में, आपको पता ही है, पश्चिमी यूरोप में 16, 17, 18 सेंचुरी जो थी वो मुक्ति का युग था। बिल्कुल एक कट्टर धार्मिक युग से बच के यूरोप के लोग निकल आए। वहां पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, रेनेसांस का युग आया, एनलाइटनमेंट का एज आया, और फिर कॉलोनियलिज्म ने दुनिया भर की दौलत लूट के यूरोप में इकट्ठा कर दी, तो यूरोप का कायाकल्प हो गया। उसी के साथ फिर यूरोप ने स्लेवरी पे भी बंदिश लगाना शुरू की, जिसमें लोग काफी आगे थे, अरबों से भी आगे निकल गए थे। आपको पता ही है, ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी की वजह से ही यूएसए का गठन हुआ, मतलब वहां की इकोनॉमी साउथ की जो चली कॉटन की, तो ये सब पे धीरे धीरे बैन लगा और फिर ज्यूस के अच्छे दिन आने शुरू हुए। तो ये इनकी 1000 साल की, 2000 साल की एक बेसिक कहानी आपको अगर 5 मिनट में पता करनी है तो वो ये है। लेकिन फिर एक बहुत ही काला युग यहूदियों के लिए आता है, जब नाज़ियों का उदय होता है। अब जब नाज़ियों का उदय हुआ तो हिटलर का एक बिल्कुल ही सिंपल सा फंडा था, उसके कारण जो भी रहे हों। हिटलर का यह मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा जो पतन हुआ, जर्मनी एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ सिविलाइजेशन का, उसके पीछे अगर कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, इंटरनेशनल ज्यूअरी ही है, और यही लोग मिलकर हमको गुलाम बना रहे हैं। तो हमारा तो अब एक ही धर्म है, इनको नष्ट कर दो। और उसका पूरा उदय उसी एक लिंच पिन पर हुआ, और सत्ता में आते ही एब्सोल्यूट सत्ता उसने प्राप्त की। सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, संविधान को नष्ट करके आग लगा के फेंक दिया गटर में, और फिर एक तरफा उसने अपना फाइनल सॉल्यूशन लागू कर दिया। हालांकि उसके नाम से कोई ऑर्डर कभी नहीं जाता था इतिहास में, उसने ऑफिशियली खुद को क्लीन रखने का प्रयास किया, रख नहीं पाया, वो अलग बात है। जैसे ही 1933 से नाजी सत्ता में आए तो लोगों को समझ में आ गया कि अब ज्यूस के लिए दिक्कत होगी, इसलिए जो सबसे बड़े नाम थे वो तो भाग खड़े हुए वहां से, आइंस्टाइन चले गए, बड़े बड़े दूसरे साइंटिस्ट से वो सब निकल गए। अब एक बहुत मजे की बात बताऊं इतिहास की आपको। इतिहास में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उस वक्त अमेरिकन ने, जितने बड़े नाजी थे वो तो सारे मारे गए, जो साइंटिस्ट थे नाजियों के, उनमें से ज्यादातर को वो अमेरिका ले गए जिंदा रख के, अमेरिकन, और उनसे वहां साइंस में बरसों तक बहुत काम करवाया। पूरे नाजियों को अलग से बताया गया था, जो अमेरिका उठा के लाया था उनको वहां से, और वो बिल्कुल कमिटेड नाजीज थे, उनको कोई सजाए मौत नहीं मिली, उनसे अमेरिका ने दशकों तक काम लिया। तो ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में सामान्यतः लोगों को पता नहीं है। एक एक करके कानून आए और ज्यूस से सारे अधिकार ले लिए गए, उनके सारे धंधे पानी चौपट कर दिए गए, और नुरेम्बर्ग के कानून जब आए तो ये तो ऑफिशियली बोल दिया गया कि ज्यूस तो है ही नहीं, जर्मन भगाओ इनको यहां से। और जब स्टेट ऐसा करना शुरू करता है तो ऑफिशियल अपार्थाइड आती है, यानी फांसीवाद आ जाता है, जिसका अंत हमेशा जेनोसाइड में ही होता है।
बहुत मुश्किल ही है कि वो रुके। वर्ल्ड वॉर आया तो जेनोसाइड के बाद रुके, और जो बच गए फिर वो इजराइल चले गए, और उसके बाद इजराइल की पूरी कहानी शुरू होती है। तो उसके बाद ये होलोकॉस्ट हुआ, और खास तौर पर नवंबर 1938 में जब वो बहुत ही काला युग क्रिस्टल का आया, सिनेगॉग्स हुए, जूइश होम्स हुए, उनके ऊपर निशान लगा दिए गए, उनको चिन्हित कर दिया गया। तो उन्हें पता था कि अब तो हमारी मौत ही आने वाली है। तो जब भी इस तरह किसी एक ग्रुप को चिन्हित किया जाता है, निशान लगाए जाते हैं, तो बस ये समझ लेना चाहिए कि जेनोसाइड की तरफ, नस्लीय नरसंहार की तरफ ये कदम ले लिया गया। वहीं पे अगर स्टेट उसे रोक दे तो रोक दे, नहीं तो फिर जेनोसाइड होता है। अब जेनोसाइड की डिग्री क्या होगी एक अलग बात है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हिटलर जैसे जैसे यूरोप पे कब्जा करता गया, पूरे यूरोप से जूस को ट्रांसपोर्ट कर करके कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जाता रहा। इस पे हॉलीवुड की काफी डरावनी मूवीज भी बनी है, और इसको फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। तो हिटलर के जितने बड़े पट्टे थे सब बैठ के यही प्लानिंग करते रहते थे कि वहां से तू कितने जूस लाएगा, तू कितने लाएगा, रेलवे लाइन तो मैंने डाल दी, तू तो ला ही नहीं रहा है, कंसंट्रेशन कैंप तो खाली पड़ा है, और लाओ ये वो ये वो। और लिटरली जानवरों की तरह उनको ट्रीट करके धीरे 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 खत्म कर दिया गया। ऐसा दावा है कि 60 लाख से ज्यादा को मारा गया। गेटोस, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, एक्सटर्मिनेशन कैंप, और उनको समाप्त करके फाइनल सॉल्यूशन की कोशिश की गई। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए, और इस वजह से फिर वो आगे इस सॉल्यूशन को तथाकथित लेके नहीं जा पाए, और फिर दुनिया की आंखें खुली कि यहां चल क्या रहा था, और उसको कहते हैं होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मेमोरियल बने हुए हैं, ऑश्विट्ज मेमोरियल बने हुए हैं, और आज भी लोग उस समय को याद करके ये प्रण लेते हैं कि आगे ऐसा ना हो। अब आगे ऐसा ना हो, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ सालों से क्या चल रहा है। आधुनिक जायोनिज्म का उत्थान, रिसर्जेंस, अब ये शुरू होता है, और ये 20वीं सदी में होता है। डेविड बेन गुरियन 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना करते हैं। अगर आप आधुनिक जायोनिज्म की बात करेंगे तो जूइश नेशनल रिवाइवल और सिक्योरिटी इन द लैंड ऑफ इजराइल, यानी पैलेस्टाइन, जो फिलिस्तीनी पूरी भूमि थी, वहां ये लोग जहाजों में भर भर के यूरोप से आए थे, बड़े बड़े बैनर हाथ में लेके कि हमारा सब कुछ जा चुका है, हमें जगह दे दीजिए, हम पे एहसान कीजिए। और ऐसा करके ये फिलिस्तीन की लैंड में उतरे थे। उस समय के चित्र भी इस तरह के उपलब्ध हैं कि ये बैनर ले लेके आ रहे हैं मदद की गुहार लगा के। फिर ये जूइश इमिग्रेशन दुनिया भर से फिलिस्तीन की भूमि में अर्ली 20वीं सेंचुरी में हुआ, क्योंकि दुनिया भर में एंटी सेमिटिज्म और होलोकॉस्ट चल रहा था जर्मनी में। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जर्मनी में नहीं थे, ईस्टर्न यूरोप की कई जगहों पे थे, पोलैंड वगैरह में इत्यादि। एंटीसेमिटिज्म होता क्या है? एंटीसेमिटिज्म जूइश लोगों की, और खासतौर पे जायोनिस्ट लोगों की बनाई हुई वो परिभाषा है कि जहां आप इनसे अगर जरा सा भी सवाल पूछ ले तो इस बात का खतरा है कि वो आपको एंटी सेमिटिक बोल सकते हैं। अब अगर आपको पश्चिमी देशों में एंटी सेमिटिक बोल दिया गया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, रेशियल लॉज लागू हो सकते हैं आप पे। जर्मनी में तो गलती से भी आपने अगर ये गलती कर दी तो आज के जर्मन पकड़ पकड़ के आपको पीट देंगे, जेल जाएंगे आप सीधे। और जर्मनी ऐसा कर रहा है। अगर आपके प्रश्न जायज भी हैं कि भाई इजराइल ने क्या किया फिलिस्तीनियों के साथ, ये तस्वीरें हैं, लेबनान के साथ क्या कर रहा है, ये तस्वीरें हैं, उसे भी एंटीसेमिटिक कहा जा सकता है। तो एंटीसेमिटिज्म ये इनकी वो ढाल है जो आज भी इनके पास मौजूद है। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी इनकी अभी रैली भी हुई थी, उस कंटेक्स्ट में भी ये सारे टॉपिक्स निकल निकल के सामने आए थे। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन चल रहा है पश्चिम में। 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल की ऑफिशियल घोषणा डेविड बेन गुरियन ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में की, और उसके बाद इजराइल ने बोला दुनिया भर के जितने भी ज्यूज हैं परसिक्यूटेड, आप चाहें तो इजराइल आके रह सकते हैं, यही आपका देश है, सिविलाइजेशनल प्रॉमिस पूरा हो चुका है। तो दुनिया के सबसे ज्यादा ज्यूज आज आपको इजराइल में मिलेंगे, और आबादी है 10.25 करोड़। तो ये इनका मॉडर्न जो उत्थान हुआ। अब इसमें आगे और बहुत कुछ है बताने का कि कैसे अरबों के साथ इनकी लड़ाइयां हुई, गोल्डा मेयर ने क्या क्या अचीव किया, उस सब में आज हम नहीं जाएंगे। आपको एक फर्स्ट लेवल इंट्रोडक्शन देना इस सेशन का हमारा गोल है। अब 1950 के बाद ज्यूज और यूरोप का रिश्ता कैसा रहा? इजराइल की स्थापना पे तो हमने बात की, दुनिया भर के लोग यहां आके बसे, फिलिस्तीनी भूमियों में इनको जगह दी गई, ब्रिटेन ने वहां से अपना पूरा मैंडेट और वो सब ऐसा एडजस्ट किया, यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन के बाद इनको वहां भेज दिया गया। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, पूरे यूरोप के जो ज्यूज थे नेचुरली वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, धन संपत्ति सब कुछ समाप्त हो गया था, नाजियों ने सब समाप्त कर दिया था, लूट लिया था।
तो या तो वो इजराइल चले गए या यूएस चले गए या नॉर्थ अमेरिका में कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या लैटिन अमेरिका चले गए। इंटरेस्टिंगली साउथ अमेरिका नाजियों की भूमि बन गई थी। जितने भी नाजियों ने आत्महत्या नहीं की या पकड़ के मार नहीं दिए गए या वहीं धर के नरेमबर्ग ट्रायल में जाके लटका नहीं दिए गए, वो सब भाग गए थे अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में सोना ले लेके भागे थे और अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल के, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, जब तक मोसाद ने उनको पकड़ नहीं लिया। तो ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियां जो एक्चुअली सच हैं, हुआ था। साउथ अमेरिका उनकी शरण स्थली बन चुका था नाजियों के, और वहां भी वो वही काम करने निकले थे। वेस्टर्न यूरोप को बहुत शर्म आई और उसने रीबिल्डिंग का काम शुरू किया। तो आज भी जो आप पश्चिमी यूरोप के मन में गिल्टी कॉन्शियस देखते हैं ना, शुरुआत यहां से हुई। अब इसके एवज में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रूमर फैली हुई है इंटरनेट पे लंबे समय से कि इजराइल की अपनी एक सैमसन डॉक्ट्रिन है। तो ये सैमसन डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि अगर इजराइल पे कभी भी एग्जिस्टेंशियल डेंजर आया, जैसे ईरान वॉर में आ गया, तो हम यूरोप की सारी कैपिटल्स पे हमला कर देंगे अपने न्यूक्लियर मिसाइल से। हालांकि वो तो एक्सप्लिसिटली बोलते नहीं है, और उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं कि नहीं इस पे भी उनका पूरा पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट एम्बिग्विटी है, लेकिन माना जाता है 40 से 50 बम उनके पास हैं, मिसाइलें हैं, जिससे वो यूरोप की कैपिटल्स को भी उड़ा सकते हैं। ये रिश्ता है यूरोप और जूस का। अब सैमसन डॉक्ट्रिन हो सकता फर्जी हो, लेकिन उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है इंटरनेट पे। तो दोस्तों, अब पश्चिमी यूरोप के लोगों को आई शर्म कि ये हमने क्या कर दिया। तो सिनागॉग हो गए, स्कूल हो गए, कल्चरल सेंटर हो गए, म्यूजियम हो गए, खासतौर पे होलोकॉस्ट मेमोरियल बॉडीज हो गई, इनके रीबिल्डिंग में बहुत पैसा लगाया गया। और जेन्युइनली खासतौर पर जैसे जर्मनी है, उसको तो बहुत शर्म आई कि हम इतने पतित कैसे हो गए, कि हमने ये कैसे अलाउ कर दिया हिटलर को ये सब करने का। तो दोस्तों, ईस्टर्न यूरोपियन जूइश लाइफ लेकिन सुधरी नहीं, क्योंकि वहां पे सोवियत कम्युनिज्म था और वहां पे धर्म आप पब्लिक में ला ही नहीं सकते थे। कम्युनिज्म में रिलीजन इज लॉक बिहाइंड प्राइवेट डोर्स एंड इन मेनी केसेस नॉट इवन दैट। चाइना में अगर हम बात करें, माओ जेडोंग के बाद से उन्होंने रिलीजन को आउटलॉ नहीं किया। 5 धर्म वहां पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन अपने घर के दरवाजे के पीछे सड़क पे आप कुछ नहीं करोगे। द चाइनीज स्टेट इज एथीस्ट। तो कम्युनिस्ट एथीस्ट ही होते हैं, और इसलिए ईस्टर्न यूरोप में इन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन का पतन हुआ, वैसे ही यहूदियों का यहां पे उत्थान होना शुरू हो गया। अब उनका यह कहना है कि हम बहुत एंटी सेमिटिज्म का सामना कर रहे हैं यूरोप में, और इसीलिए बहुत सारे कानून बने। जैसे मैंने कहा ना अभी, अमेरिका तक में अगर आप कोई जायज सवाल भी उठाओ तो इस बात का पूरा पूरा खतरा है कि आपको लपेट दिया जाएगा एंटी सेमिटिज्म के कानूनों में। पिछले 2-3-4 सालों में लोगों की, वहां के एक आम 20, 30, 40, 50 साल के आयु वर्ग के अमेरिकन लड़के लड़की, आदमी औरत की ओपिनियन इजराइल को लेकर बहुत चेंज हो गई है, और इजराइल इस बात को स्वीकार भी करता है कि हमें लेके अमेरिका में हमको बहुत हेडविंड्स मिल रहे हैं। मतलब देयर ओपिनियन अबाउट अस हैज ड्रास्टिकली चेंज, और उसका सबसे बड़ा कारण रहा है पिछले 4-5 साल में जो कुछ फिलिस्तीन में हुआ है, अब जो लेबनान में हो रहा है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो गया सब कुछ। फ्लोटिला पे जो लोग वहां गए थे, उनके साथ इजराइल ने जिस तरह बर्बरता की, रेप किए, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग थे, ये सब चीजें अब इनके कॉज को मदद तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। धीरे धीरे पाप का घड़ा भरेगा, तो उससे पहले ये पलट जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये पूरी कहानी यूरोपियन कंटेक्स्ट में वेस्टर्न यूरोप की अलग, ईस्टर्न यूरोप की अलग। आई होप दैट इज क्लियर। साथियों, हमारा बहुत ही शानदार कोर्स एआई टर्बो चार्जर का है। अगर आप एआई में अभी तक कुछ नहीं किए हैं, इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। 13 जून सुबह 8 बजे से कोर्स शुरू होगा। आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत फायदा होगा। लिंक ज्वाइन करने की ये है, नीचे कमेंट में दी है, ओपन कीजिए, आज के आज एनरोल कीजिए। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के मेंबरशिप लीजिए। इस तरह के सारे सेशंस इसमें रेगुलरली मिल रहे हैं। अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाएंगे तो हमें बहुत मदद होगी। शुक्रिया। आज 2026 में स्थिति क्या है, आइए थोड़े फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। 2026 में आज की तारीख में अगर कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ग्लोबल माइनॉरिटी बहुत छोटी सी 0.2% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। सबसे बड़ी इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी कम्युनिटीज हैं। बाकी सब जगह ये कहीं भी नेशनल मेजॉरिटी में होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इनकी आइडेंटिटी क्या है? ज्यूस की आइडेंटिटी बेसिकली बहुत डाइवर्स है। इसमें कुछ लोग कट्टर धार्मिक हैं, कुछ कट्टर सेक्युलर हैं, कुछ नॉर्मल ट्रेडिशनल हैं, कुछ जायोनिस्ट हैं, कुछ नॉन जायोनिस्ट हैं, कुछ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं,
कुछ कल्चरली जूइश है, मतलब जितने रंग आप इमेजिन कर सकते हैं, और वो पार्लियामेंट में इनकी दिखता है। और इस तरह से बेन्यामिन नेतन्याहू को भी 10 तरह के कोलिशन बना के चलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफा उनकी जीत हो रही है कि भैया बेन्यामिन नहीं तो कौन, ऐसा नहीं है वहां पे। तो इस तरह से इनकी आइडेंटिटी में बहुत सारे रंग हैं और वो सब अपने अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। एंटी सेमिटिज्म इनका कहना है कि यह हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है आज भी, लेकिन जूइश कम्युनिटीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हर चीज में बहुत एक्टिव हैं। खास तौर पर पिछले 50 सालों में इन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऑफेंसिव साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम किया। और इनके बनाए सॉफ्टवेयर हो या इनके बनाए हार्डवेयर हो, उनकी दुनिया में काफी डिमांड रहती है। जैसे कि पेगासस स्नूपिंग का सॉफ्टवेयर, उसने जिस तरह के कांड किए हैं वो तो अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। तो समाप्त करते हैं आज के सेशन को फ्यूचर की बात करते हुए। तो भविष्य में अब हम क्या पाएंगे? देखिए, भविष्य में जूइश लाइफ धीरे धीरे इजराइल और नॉर्थ अमेरिका में ही केंद्रित होगी। फ्यूचर ऑफ ज्यूज इन यूरोप डिपेंड करेगा कि वहां की सरकारें इनके प्रति क्या रुख लेती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान वॉर का अंत परिणाम क्या निकलता है, उस पर मैंने अलग से बहुत बात की, आगे भी करूंगा। फिलहाल ईरान युद्ध जीत चुका है और एक ग्रेटर ईरान की स्थापना हो सकती है, और गल्फ के सारे स्टेट्स को हो सकता है ईरान से ही मित्रता करनी पड़ जाए। उस केस में इजराइल का पलड़ा बहुत हल्का हो जाएगा और उसे आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। ये सब चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी। फिलहाल अभी जो आंखों के सामने चल रहा है वो हम फिलिस्तीन में और लेबनान में देख ही रहे हैं। कई लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कई लोग उसको जेनोसाइड मानते हैं, बट दिस इन अ नटशेल इज द स्टोरी ऑफ ज्यूज इन यूरोप। एक बहुत ही लंबी, बहुत रंग बिरंगी कहानी, कलरफुल कहानी, दर्द भरी कहानी, और अब 21वीं सदी में आके खुद इजराइल के द्वारा क्या किया जा रहा है उसकी कहानी। आगे और इस पे बात करेंगे गहराई से, वो धर्मों वाली बात भी करना आगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन भी कीजिएगा। यूरोप एंड द ज्यूज। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।